हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल मेडिको मैम। मैं ललिता शर्मा आप सभी का स्वागत करती हूँ मेरे अपने चैनल मेडिको मैम में। इससे पिछले वाले वीडियो में मैंने हेपेटाइटिस ए के बारे में बताया था। हेपेटाइटिस ए का क्या कॉजेज है, इसकी साइन सिम्टम क्या है, किस वजह से ये फैलता है, हेपेटाइटिस ए वायरस का क्या स्ट्रक्चर है, उसकी पैथोजेनेसिस आदि के बारे में डिटेल से बताया था। अगर आप चैनल पर नए हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब करें और मेरे पिछली वीडियो में जाकर के हेपेटाइटिस ए के बारे में जानकारी ले सकते हैं। लेकिन इस वीडियो में मैं आपको हेपेटाइटिस बी के बारे में डिटेल से एक्सप्लेन करूंगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हेपेटाइटिस बी। इंट्रोडक्शन में हम देखते हैं सबसे पहले कि हेपेटाइटिस बी का जो इन्फेक्शन है, ये हेपेटाइटिस जो बी है उसके मेनली 2 फेजेस होते हैं। एक अक्यूट फेज होता है और एक होता है क्रोनिक फेज। अक्यूट फेज क्या होता है कि जो शॉर्ट टर्म के लिए होता है और इसमें जो पर्सन होता है वो उसके इम्यून सिस्टम के अकॉर्डिंग अपने आप ठीक हो जाता है। लेकिन जो क्रोनिक फेज होता है, जब अक्यूट फेज लंबे समय तक चलता रहता है, 6 मंथ से ज़्यादा का टाइम हो जाता है उसमें, तो वो क्या होता है, क्रोनिक इन्फेक्शन में कन्वर्ट हो जाता है। 6 मंथ तक के पहले का जो टाइम होता है वो होता है अक्यूट इन्फेक्शन। इस अक्यूट इन्फेक्शन में भी जो इन्फेक्टेड पर्सन होता है वो दूसरे व्यक्ति को क्या कर सकता है, इसमें इन्फेक्टेड कर सकता है। इसके अलावा अब हम देखते हैं कि इस वायरस का जो जीनोम होता है या जेनेटिक मटेरियल होता है वो होता है डीएनए। बल्कि जो दूसरे टाइप्स हैं हेपेटाइटिस के, जैसे ए है, सी है, डी है, उनमें जेनेटिक मटेरियल होता है आरएनए। लेकिन बी में क्या होता है, स्पेशली बी में ही जो जेनेटिक मटेरियल होता है वो होता है डीएनए। इसका इंक्यूबेशन पीरियड होता है 2 से 5 महीने का होता है। इसके अलावा इस वायरस में स्पेशली 3 एंटीजेंस पाए जाते हैं। ठीक है, सरफेस एंटीजेंस होता है, कोर एंटीजेंस होता है और एक होता है, थर्ड है एनवलप एंटीजन। जो एनवलप एंटीजेंस होता है वो ब्लड में क्या होता है, सर्कुलेट होता रहता है। हेपेटाइटिस बी का वायरस स्फेरिकल शेप में होता है, जैसा कि आपको फिगर में दिख रहा है। इसके डबल शेड स्ट्रक्चर होती है। इसका डायमीटर होता है 42 नैनोमीटर होता है एंड इट हैज 3 एंटीजेंस, जिसको मैंने पहले ही बता चुका है कि इस वायरस पर 3 एंटीजेंस होते हैं, सरफेस एंटीजेंस, कोर एंटीजेंस और एनवलप एंटीजेंस। जो सरफेस एंटीजन होता है वो इसके आउटर कवरिंग पर होता है जो लिपोप्रोटीन की बनी होती है। इसके अलावा इसमें पाया जाता है कोर। इस वायरस का जो कोर होता है उसमें जो एंटीजेंस होता है वो होता है कोर एंटीजेंस, जिसको बोलते हैं हेपेटाइटिस सी एंटीजेंस। नेक्स्ट है ई एंटीजन, जिसको एनवलप एंटीजन कहते हैं। ये होता है कोर एंटीजन और सरफेस एंटीजेंस के बीच में होता है। इसके अलावा इसके कैप्सिड में डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम्स पाए जाते हैं। ये है इसकी जनरल मॉर्फोलॉजी। इसके बाद अब हम देखते हैं इसकी पैथोजेनेसिस, किस तरह से ये बॉडी में एंटर करने के बाद किस तरह से डिजीज कॉज करता है। जैसा कि आपको इस फिगर में दिख रहा है, ये आपको फिगर है, ये साइटोप्लाज्म है और ये जो ग्रीन कलर का है ये न्यूक्लियस है और दिस इज द वायरस। वायरस जैसे ही बॉडी में एंटर करता है तो मेनली बात ये है कि जो ये वायरस है बॉडी के लीवर की हेपेटोसाइट जो सेल होती है उसको इन्फेक्टेड करता है। तो हेपेटोसाइट सेल है उसमें ये वायरस ब्लड के थ्रू पहुंच जाता है। जैसे ही ये वायरस हेपेटोसाइट सेल में जाता है उससे क्या हो जाता है, अटैच हो जाता है और एंडोसाइटोसिस प्रोसेस के थ्रू क्या होता है, ये साइटोप्लाज्म में एंटर कर जाता है। जैसे ही साइटोप्लाज्म में एंटर करता है इस वायरस में क्या हो जाती है, एन कोटिंग होती है। एन कोटिंग का मतलब होता है इसके चारों तरफ के जो एनवलप्स होते हैं, ठीक है, वो क्या हो जाएंगे, हट जाएंगे और अंदर का जो जेनेटिक मटेरियल है वो किस में एंटर करेगा, इस न्यूक्लियस में एंटर करेगा। ठीक है, जैसे ही इसका न्यूक्लियस में एंटर हुआ इसका डीएनए और होस्ट सेल के डीएनए आपस में क्या हो जाएंगे, कॉम्बिनेशन हो जाएगा और कॉम्बिनेशन से क्या बन जाएगा, ccDNA बन जाएगा। नेक्स्ट जो प्रोसेस होती है अब होती है इसकी ट्रांसक्रिप्शन की। ट्रांसक्रिप्शन क्या बोलते हैं, ट्रांसक्रिप्शन में ये प्रोसेस डीएनए से क्या बनता है, आरएनए बनता है। तो अब इस जो होस्ट सेल और जो वायरस का जो डीएनए है आपस में कॉम्बिनेशन हो गया तो इसके बाद इससे क्या बने, आरएनए बने, एमआरएनए बन जाता है। ठीक है, इसके अलग अलग स्ट्रैंड्स हैं ये। इसके बाद इसकी जो नेक्स्ट प्रोसेस होती है ये एमआरएनए वापस से क्या होंगे,
इस न्यूक्लियस में से बाहर निकलेंगे और कहाँ पर एंटर हो जाएंगे, ये वापस से साइटोप्लाज्म में आ जाएंगे। साइटोप्लाज्म में आने के बाद इनमें एन कैप्सिडेशन होता है। एन कैप्सिडेशन का मतलब होता है इसमें जो अंदर का मटेरियल है वो दोबारा से बनना स्टार्ट होता है, डीएनए, ठीक है। इसके बाद नेगेटिव स्ट्रैंड डीएनए इसमें सिंथेसाइज हो जाता है। इसमें बताया मैंने एन कैप्सिडेशन मतलब इसमें डीएनए का फॉर्मेशन होता है। नेक्स्ट इज एक्वायर्ड एनवलप, और इसमें क्या होता है फिर ये अपने आप को गोल्जी जो होती है, इसमें साइटोप्लाज्म में गोल्जी बॉडीज होती है। गोल्जी बॉडीज पर राइबोसोम्स लगे होते हैं, दो तरह की होती है गोल्जी बॉडीज, स्मूथ और रफ। तो रफ सरफेस पर क्या होते हैं, राइबोसोम्स लगे होते हैं। राइबोसोम्स का फंक्शन होता है प्रोटीन सिंथेसाइज। तो ये वाला जो पार्ट होता है इसका डीएनए का, या हम कह सकते हैं कि वायरस का, ये क्या करता है, इस राइबोसोम से प्रोटीन सिंथेसाइज करवाएगा अपने लिए, और इसके बाद फिर ये किस में कन्वर्ट हो जाता है, पॉजिटिव स्ट्रैंड डीएनए सिंथेसाइज कर लेगा। देन अब ये क्या बन गया, पूरी तरह से एक उसी तरह का वायरस बन गया जिस तरह से ये बॉडी में एंटर किया था। तो इस तरह से इसके क्या हो जाते हैं, बहुत सारे मल्टीप्लिकेशन हो जाते हैं, बहुत सारे वायरस बन जाते हैं, और ये वापस से क्या हो जाते हैं, इस साइटोप्लाज्म में से बाहर निकल जाएंगे और दूसरे जो हेपेटोसाइट सेल्स होती हैं उनको क्या करने लग जाएंगे, ये इन्फेक्टेड करने लग जाएंगे। इस तरह से करते करते क्या हो जाएगा, ये पूरी हेपेटोसाइट सेल को डैमेज कर देंगे, और इसकी वजह से क्या हो जाता है, कई बार लीवर का सिरोसिस या फिर लीवर कैंसर होने के इसमें चांसेस रहते हैं। तो इस तरह से ये हेपेटाइटिस वायरस बॉडी में क्या करता है, डिजीज क्रिएट करता है, मेनली लीवर में, और लीवर की भी हेपेटोसाइटिस जो सेल्स होती है उसको डैमेज करता है। मोड ऑफ ट्रांसमिशन, मोड ऑफ ट्रांसमिशन में किस किस तरह से ये फैलने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं, सेक्सुअल कॉन्टैक्ट से, ठीक है, अनप्रोटेक्टेड सेक्स करने से, मदर टू बेबी में, ब्लड प्रोडक्ट यूज करने में, प्री म्यूकोजल एक्सपोजर्स या फिर कंटामिनेटेड निडल यूज करने से भी क्या हो सकते हैं, इस हेपेटाइटिस बी के ट्रांसफर होने के ज़्यादा चांसेस रहते हैं। ये हेपेटाइटिस बी का वायरस ब्लड में इतना ज़्यादा कंटामिनेट होता है कि यह HIV का जो वायरस है उससे भी बहुत ज़्यादा खतरनाक है। ये जो वायरस है ब्लड के अंदर 7 घंटे तक क्या होता है, ये जीवित रहता है। अगर ब्लड का स्ट्रेन 7 आवर्स से पहले अगर उसको कोई टच भी कर ले तो उसका वायरस उस बॉडी में एंटर होने के चांसेस रहते हैं। तो हेपेटाइटिस बी का वायरस HIV का जो वायरस है उससे भी बहुत ज़्यादा डेंजरस है, ठीक है। तो ये हो गए इसके मोड ऑफ ट्रांसमिशन, किस किस तरह से ये फैलता है। इसके बाद हम देखते हैं इस हेपेटाइटिस जो बी है उसके क्या क्या साइन सिम्टम बॉडी में अपीयर होते हैं। सबसे पहले फीवर है, डार्क यूरिन है, एब्डोमिनल पेन, जॉइंट पेन, एनोरेक्सिया, नोजिया, फटीग और जॉइंडिक्स, ये सारे साइन सिम्टम इस हेपेटाइटिस बी में देखने को मिलते हैं। नाउ डिटेक्शन ऑफ वायरल मार्कर, फर्स्ट देख लेते हैं हम HBS एंटीजन। अगर बॉडी में या होस्ट सेल में HBS एंटीजन्स प्रेजेंट है तो वो किसको इंडिकेट करता है, होल मार्क ऑफ HBV इन्फेक्शन, मतलब उस होस्ट सेल में किसका इन्फेक्शन हो गया, हेपेटाइटिस बी वायरस का इन्फेक्शन हो चुका है। एंड इट इज फर्स्ट सीरोलॉजिकल मार्कर टू अपीयर इन एक्यूट हेपेटाइटिस बी, ठीक है। अगर उसमें एस एंटीजन प्रेजेंट है तो क्या शो करेगा, पहले तो उसमें इन्फेक्शन का करेगा शो, और उसमें क्या करेगा, एक्यूट हेपेटाइटिस उसमें अपीयर हो चुका है। वैसे एक्यूट हेपेटाइटिस मोस्टली अपने आप उसके इम्यून सिस्टम के अकॉर्डिंग अपने आप ठीक हो जाता है, लेकिन क्रोनिक जो हेपेटाइटिस बी है वो ठीक होने के चांसेस बहुत ही रेयर है, बहुत कम ठीक होता है वो जो। इसके बाद है हेपेटाइटिस ई एंटीजन। हेपेटाइटिस ई एंटीजन इंडिकेट एक्टिव हेपेटाइटिस बी वायरस रेप्लिकेशंस एंड रिस्क ऑफ ट्रांसमिशन ऑफ इन्फेक्शन। हेपेटाइटिस ई एंटीजन अगर प्रेजेंट है, ठीक है, उसको टेस्ट कराने में तो क्या करता है, हेपेटाइटिस बी के जो वायरस का जो रेप्लिकेशन हो रहा है बॉडी में, सबसे तेज फॉर्म में जो हेपेटाइटिस बी वायरस बॉडी में बन रहे हैं उसको शो करेगा, और क्या करेगा कि इन्फेक्शन के ट्रांसमिशन के रिस्क को बताएगा। इस कंडीशन में इसमें क्या होता है, ट्रांसमिशन ज्यादा होने के चांसेस होते हैं। इसके बाद है सी, अगर एंटीजन है तो इट इज नॉट डिटेक्टेबल इन सीरम। इसको क्या नहीं कर सकते, सीरम से लैब में टेस्ट नहीं कर सकते कि बॉडी में हेपेटाइटिस बी है, उसका सी एंटीजन प्रेजेंट है या नहीं है।
and it is also demonstrated in liver cell by immunofluorescence test. immunofluorescence test है उसके थ्रू ही क्या कर सकते हैं, इसको टेस्ट कर सकते हैं कि लीवर में हेपेटाइटिस जो बी है उसका सी एंटीजन प्रेजेंट है या नहीं है। तो ये सारे क्या है, वायरल मार्कर है जिसके थ्रू हेपेटाइटिस बी की कंडीशन को क्या किया जाता है, डिटेक्ट किया जाता है कि हेपेटाइटिस जो बी है वो कौन सी कंडीशन में इस टाइम है। ठीक है, इन्फेक्शन की स्टेज में है या हेपेटाइटिस बी का रेप्लिकेशन हो रहा है या उसका जो ट्रांसमिशन है इन्फेक्शन का वो कितनी जल्दी हो रहा है। ठीक है, ये सारे डिटेक्ट करने के काम में आते हैं। इसके बाद इसमें लैब डायग्नोसिस देख लेते हैं। लैब डायग्नोसिस में इसमें एलिसा है, रिया है, बायोकेमिकल टेस्ट में जॉइंडिस के जो टेस्ट किए जाते हैं, ठीक है, लीवर फंक्शन टेस्ट वगैरह है, और सीरम बिलिरुबिन लेवल क्या होता है इसका इंक्रीज हो जाता है, एंड ट्रांसमिनेज वैल्यू कितनी हो जाती है इसके 500 से 2000 यूनिट हो जाती है। ये क्या होते हैं, सारे लैब के डायग्नोसिस हैं। इसके बाद अब इसका मैनेजमेंट किस तरह से करना चाहिए, तो सबसे पहले बेड रेस्ट, अवॉइड अल्कोहल, ईटिंग हेल्दी फूड, एंटीवायरल ट्रीटमेंट। इसमें क्या होता है, एंटीवायरल ट्रीटमेंट दिया जाता है, एंड वैक्सीनेशन। इसका क्या होता है, वैक्सीनेशन है, इसको क्या कर सकते हैं, पहले ही इसका वैक्सीनेशन करा सकते हैं। तो कैसा लगा, होप है आपको वीडियो पसंद आया हो। अगर आपको पसंद आया है तो आप इसे लाइक करें और इसे शेयर करें, एंड इफ यू हैव एनी डाउट आस्क इन कमेंट बॉक्स, और if you have wanted to make video of any other topics you can write in comment box. Thank you for watching my video.